खुदाया। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कल्पना कीजिए, एक शख्स आता है, सामने वाले से पूछता है कि कलमा पढ़ के सुनाओ। सामने वाला कलमा नहीं पढ़ता है और फिर वह शख्स सामने वाले की गोली मारकर हत्या कर देता है। यह सब कुछ एक पत्नी के सामने हो रहा होता है जिसके पति को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पत्नी आतंकी से कहती है कि जब मेरे पति को मार ही दिए तो मुझे क्यों जिंदा छोड़े, मुझे भी मार दो। हालांकि आतंकी कहता नहीं, तुझे नहीं मारूंगा, तुम्हें छोड़ देता हूं मैं। और ये इकलौती घटना नहीं थी, ऐसे ऐसे करीब 24 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई जो निहत्थे लोग थे, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे। और ये किसी और ने नहीं की, ये आतंकियों ने की, जिनका वहशियाना हरकत है। और सीधे तौर पर अब तक संकेत मिल रहे हैं कि वो सीमा पार से उनका सीधे तौर पर लिंक था। हालांकि अब उन आतंकवादियों को पकड़ने की सभी कोशिशें शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा है कि ऐसे आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से सीधे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और सारे फोर्सेज वहाँ पे इस कोशिश में लगी है कि किसी न किसी तरीके से आतंकी को धर दबोचा जाए, किसी को बाहर ना निकलने दिया जाए। और इस आतंकवादी घटना के बाद वहाँ शस्त्रविदों ने क्या कहा, उनसे उनकी बातें आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आज अपने कुछ मेहमानों से परिचय करा दूं, जिनसे मैं चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर कि आखिर आतंकी चाहते क्या है। क्या इस बार आर या पार का समय आ चुका है, क्योंकि ये आतंकी घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। यह आतंकी घटना ऐसे समय पर हुई है जब 370 हटने के बाद सारा कुछ सामान्य होता जा रहा था। अगले महीने गर्मी की छुट्टियां होनी है, टूरिस्ट वहां पे जाते, लोगों के रोजगार मिलते, साल भर की कमाई एक महीने में हो जाती है लोगों की। वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं उस महीने का। उस महीने से ठीक पहले आतंकी हमला होना, जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, उससे पहले आतंकी हमला होना। आखिर आतंकी चाहते क्या है? क्या अब हम लोग कितना बर्दाश्त करें? क्या बर्दाश्त करने की सीमा अब खत्म हो गई है? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल जी, द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट शुभांकर मिश्रा, मेजर जनरल राजन कोच्चर साहब हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब भी जुड़ रहे हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और इस शो में आप लोगों से बातचीत करूं इससे पहले देखिए आखिर शस्त्रविदों ने क्या देखा, आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हाँ, तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हम, हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुना आप लोगों ने कि कैसे स्थानीय लोगों के ऊपर क्या बीत रहे, शस्त्रविदों की क्या हालत यहाँ पर रही है। सबसे पहले प्रभु दयाल साहब आपके पास मैं आऊँगा, क्योंकि आपने ऐसे हालात को देखे हैं जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी चल रही होती थी जब आप अपने कार्यकाल में थे। तो इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आखिर चाहते हैं आतंकी ऐसे मौके पे इस तरह की घटना को अंजाम दे करके? देखिए, मैं पाकिस्तान में 3.5 साल पोस्टेड रह चुका हूं और वो 1980s की बात है, लेकिन तब भी पाकिस्तान की यही पॉलिसी थी और आज भी यही है कि किस तरह से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाया जाए और भारत का नुकसान किया जाए।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ वगैरह तो हर साल अपने जो कैडेट्स हैं उनको भाषण देते हुए कहते हैं कि वी मस्ट ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। वो सिर्फ यही पॉलिसी अपनाते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। अब देखिए, आपने ये सही कहा कि ये जो अटैक हुआ है ये तब हुआ है जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया में है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में, तब ये अटैक हुआ। देखिए, इसकी कई वजह। पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को एक कश्मीर इन मुस्लिम प्रॉब्लम दिखाना चाहता है, इट्स एन इस्लामिक इशू। और इस वजह से जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए हुए हैं तो ऐसा अटैक करना जो पाकिस्तान की कोशिश है कि ये इस पे इस्लामिक लाइट डाली जाए, इस्लामिक फोकस। दूसरी बात, जब तहव्वुर राना का एक्सट्रेडिशन हुआ तब से ही पाकिस्तान जो है वो आग बबूला था और ये आशंका लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान जरूर हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तीसरी बात, पाकिस्तान को चुभता है ये कि जम्मू एंड कश्मीर की कितनी तरक्की हो रही है, कितना नॉर्मल हो गया था जम्मू एंड कश्मीर, टूरिस्ट आ रहे थे। तो आज ये जो अटैक हुआ है ये एक टूरिस्ट के ऊपर हुआ है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम पे हुआ है। जो पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल से हो, वहां पर इकोनॉमी अच्छी जाए, टूरिज्म बढ़े, तो इस सब को नुकसान पहुंचाने के लिए अटैक किया गया है। इसमें कोई दो राह नहीं हो सकती कि इसमें पाकिस्तान का ओपनली हाथ है, पाकिस्तान की आईएसआई का, उनकी आर्मी का। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान का हाथ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कुछ ही घंटों या कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, जिस तरीके जहर उगलने वाले बयान दिए थे। उससे पहले जिस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है उसका भी लश्कर-ए-तोयबा से सीधा संबंध माना जाता है। और ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, आपको मैं जोड़ना चाहूँगा, चूँकि आप नॉर्दर्न आर्मी कमांड के हेड भी रहे हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था सितंबर 2016 में। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या अब समय आ गया हम लोगों को भी उसी सख्त लहजे में जवाब देने का? देखिए, सख्त लहजे में जवाब देना तो एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारा देश क्या चाहता है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक्स ना हो। ये हमारा खास मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ और चाहिए पाकिस्तान के साथ, ये चाहिए कि आप हमारे इलाके में टेररिस्ट अटैक्स नहीं करें। और अगर ये लगातार हो रहे हैं और पिछले 1 साल से हमने देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया है, मतलब ये आज की घटना तो अच्छी तरह से डिस्क्राइब हो चुकी है, लेकिन पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं जम्मू इलाके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, टेररिस्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। और ये तो बहुत ही बड़ा अटैक है, जैसा आपने बताया, जिस तरह की कैजुअलिटीज हुई हैं अनआर्म्ड निहत्थे सिविलियंस के ऊपर। तो इस पे तो मेरा कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, और उन्होंने पास्ट में भी दिखाया है कि अगर इस तरह के बड़े टेररिस्ट स्ट्राइक्स होते हैं तो कुछ उसका रिएक्शन होगा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस इंसिडेंट के बाद भी आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई देगा। बिल्कुल, आप सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी रहे हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हुए हैं। आपको लगता है कि इस बार भी इस आतंकी हमले का जवाब कुछ उसी तरह से देने की जरूरत है, हुड्डा साहब? देखिए, किस तरह से देना है ये गवर्नमेंट की डिसीजन है। क्या एग्जैक्टली होगा, आपके हिसाब से बनता क्या है? आपके हिसाब से करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट क्या करेगी छोड़ दीजिए, मैं चूंकि आप जमीन पे काम किए हुए हैं, इतने अनुभवी हैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ कि देखिए, डिप्लोमेसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल नहीं रही है। कोई हमारे इकोनॉमिक और ट्रेड लिंकेज है नहीं जो कि हम एक्सप्लॉइट कर सके। हमने इंटरनेशनल प्रेशर की कोशिश की है, पर उसका भी एक लिमिट है। तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या रह जाती है? आपके पास ऑप्शन यही रह जाती है कि जो आपका मिलिट्री पावर है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैं ये नहीं बोलता कि पाकिस्तान बिल्कुल सब कुछ ये
टेररिस्ट अटैक्स करना बंद कर देगा। जैसा आपको इससे पहले बताया गया कि ये इनके जहन में है कि इंडिया को किस तरह से कमज़ोर किया जाए, और ये बहुत साल से चल रहा है। लेकिन कुछ कॉस्ट होनी चाहिए कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे और ऐसा बड़ा टेररिस्ट अटैक करेंगे, तो उसका आपको कुछ कॉस्ट झेलना पड़ेगा। और ये कॉस्ट, जैसे मैंने बताया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर डाल नहीं सकते, इंटरनेशनल प्रेशर की लिमिटेशन है। तो आपके पास एक ही खास चीज़ रह जाती है, वो है कि आपका मिलिट्री फोर्स। तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से पाकिस्तान पर प्रेशर किया जाए, अ, ये मतलब वैसे जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है कुछ करने के लिए, वो सिर्फ मिलिट्री फोर्स बचा है। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, आपके हिसाब से किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए ताकि कोशिश तो हर बार होती है, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे हमले से बाज आए, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आता नहीं है, तो आखिर उपाय क्या बच रहा है? लक्ष्मण जी, आई थिंक एक हम जिसको मिलिट्री टर्म्स में बोलते हैं, द रेड लाइन हैज बीन क्रॉस्ड। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लक्ष्मण रेखा है ये पार हो चुकी है। और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर श्रीनगर आ रहे हैं और पूरा इसका जायजा लेंगे, और अपने GOC 15 कोर के साथ, और होम मिनिस्टर भी पहुंच रहे हैं वहां पे। तो इसको मुझे लगता है कि एक IB के डायरेक्टर भी जा रहे हैं, और रॉ के भी जो भी चीफ है वहां पे होंगे। तो एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद कोई ना कोई सख्त कदम गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। अभी वो स्टेज नहीं आई है कि आप इस इंसिडेंट के बाद कोई भी कदम ना लें। और जैसे कि जनरल हुडा साहब ने बताया कि एक ही ऑप्शन है, क्योंकि एक ऑप्शन आपके पास नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर आपने देख लिया, FATF की ग्रे लिस्ट से भी पाकिस्तान बाहर हो गया है, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान में अपने स्टेक्स लेके पहुंचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, कि आपके पास मिलिट्री ऑप्शन है, और उसमें आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। एक आपके पास होता है लिमिटेड स्ट्राइक, जैसे कि आपने बालाकोट में की थी, या आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। दूसरा ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दें। और ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। मुझे लगता है कि अभी की सिचुएशन देखते हुए एक लिमिटेड रिस्पांस की उम्मीद मैं रखता हूं गवर्नमेंट से, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, और मिलिट्री कमांडर्स को आपने अपना डिसीजन देना है। मिलिट्री कमांडर्स उसको कैरी आउट करेंगे। आज मैं बिना संकोच के आपको मैं बता सकता हूं कि हमारी जो फौज है उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें रिजॉल्व है, कि अगर हमको हमारे पॉलिटिकल बॉसेस बोलेंगे, चाहे हमको पाकिस्तान के ऊपर हमला भी करना पड़े, हमारी फौज तैयार है। 24/7 आदेश की देर है, हम पाकिस्तान पे हमला बोल सकते हैं। बिकॉज आपने देख लिया, 1-1.5 साल से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, और स्टेक्स पाकिस्तान ऊंचे कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल मुनीर भी चाहता है कि इंडिया कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी रिएक्ट करे, क्योंकि आज पाकिस्तान आर्मी का वजूद क्वेश्चन में है। आपने बलूचिस्तान देखा, आपने खैबर पख्तूनख्वा देखा, ये बहुत बड़ा पॉइंट बताया अफगानिस्तान बॉर्डर, वहां पर भी पाकिस्तान की आपकी जो 11 कोर और 12 कोर डिप्लॉयड है। तो पाकिस्तान भी अपनी फौजों को वहां से निकाल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के लिए भी एक टू फ्रंट सिचुएशन हमेशा बनी रहेगी। तो ये आई थिंक एक बहुत ही डिलिबरेट डिसीजन होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि आपको चाइना के बारे में भी सोचना है, और आपने लद्दाख के इसको बारे में सोचना है, क्योंकि आपकी फौजें
वहां पे भी डिप्लॉयड है। आप अपनी फौजों को मूव नहीं कर सकते इस तरफ। आपकी इसको चाइना के बॉर्डर पे आपकी फौजें रहेंगी, तो आपके पास जितनी आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, आई थिंक वो काफी है पाकिस्तान को टैकल करने के लिए। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चाइना इस लड़ाई में मत पड़े, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर एक भारत हमला करे तो चाइना का थ्रेट भी हमको शायद झेलना पड़ेगा। तो आने वाले इस वक्त में हम देखेंगे इसको डिप्लोमेसी हमको इसको वर्ल्ड ओपिनियन को अभी इसको जनरेट करने की जरूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स का वाइस प्रेसिडेंट आज बिल्कुल, ये भारत में है। डिप्लोमेसी और वर्ल्ड ओपिनियन जो है, इन दोनों में को कैसे अपने फेवर में किया जाए। आरती टिक्कू सिंह के पास जाऊंगा इस सवाल को लेकर, लेकिन इससे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल शुभांकर मिश्रा हमारे साथ हैं, जो जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में जहां पर आतंकी हमला हुआ, वहां पे कई साल वहां पे बिताए भी हैं। शुभांकर मिश्रा, ऐसी जब घटना होती है तो क्या इस घटना से पहले किसी भी तरह के आभास नहीं होते हैं, कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता है और अचानक से घटना हो जाता है, या फिर संभलने का मौका नहीं मिलता है? लक्ष्मण जी, आपको और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक इनपुट की बात है, एक साधारण सी बात है। जब बलूचिस्तान में हमला हुआ और उस हमले को पाकिस्तान ने भारत के साथ जोड़ा, जब आसिफ मुनीर ने अपना भाषण दिया जिसमें उन्होंने 2 स्टेट थ्योरी की बात की, जब आपको पता है कि 1 महीने में अमरनाथ यात्रा और टूरिज्म की वजह से कश्मीर में बाहर से आने वालों की भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, जब आपको ये मालूम है श्रीनगर के सिटिंग एमपी बोलते हैं कि टूरिज्म नहीं, ये कल्चरल इन्वेजन है, ये सारे टेलटेल साइंस हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें या हमारी फोर्सेस को ये इनपुट्स नहीं, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इलाका बहुत बड़ा है और हर जगह फोर्सेस हर समय मौजूद नहीं हो सकती। दूसरी बात है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो सिंपैथाइजर्स हैं, जब तक ये लड़ाई, चाहे हम उसको किसी भी तरीके से शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन अंदर घुसा के बैठे रहें और बोलें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी तरीके से ये धर्म से लिंक नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कश्मीर का आतंकवाद पूर्णतः हिंदू, मुस्लिम और इस्लामिक आतंकवाद है। जब तक आप इस चीज को नहीं मानेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज वहां पे लोगों की कास्ट और जात और उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारेगी, मैं इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि जिस समय लश्कर तोयबा पे बैन लगा और FATF की वजह से पाकिस्तान को लश्कर तोयबा को छुपाना पड़ा, उन्होंने TRF को खड़ा किया। TRF वो ऑर्गेनाइजेशन है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है और उन जिम्मेदारी को लेते उन्होंने कहा कि ये 85,000 नॉन डोमिसाइल्स को डोमिसाइल दिया गया है, जिसमें कश्मीर का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि 85,000 नॉन डोमिसाइल्ड लोग कौन है। ये वो लोग हैं जिनको 1947 में, जब वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से और पाकिस्तान से भारत आए थे और जम्मू के इलाके में बसे थे या श्रीनगर में बसे थे, जिनको स्टेट सिटीजन नहीं माना गया, स्टेट सब्जेक्ट नहीं मान के उनको सिटीजनशिप नहीं दी गई थी। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जब उनको स्टेट सब्जेक्ट माना गया और उनको सिटीजनशिप दी गई, ये उनको चुभ रहा है। और ये इसलिए चुभ रहा है कि इनमें से 90% से ज्यादा लोग दलित वर्ग से हैं और कुछ सिख हैं। तो मुसीबत यह है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह एक रिलीजियस प्रॉब्लम को एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम की तरफ देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि हम पाकिस्तान को बड़ी जल्दी हमने अभी ब्लेम कर दिया, बट हम बीच में ये भूल रहे हैं कि LOC से पहलगाम की दूरी क्या है। क्या ये टेररिस्ट कल रात को LOC क्रॉस करके आज पहुंच गए और उन्होंने अपना काम कर दिया? इनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया? ट्रांसपोर्ट किसने मुहैया कराया? रात को ये कहां रुके? कौन थे ये लोग? क्या ये कश्मीरी नहीं थे? जिन लोगों को भी आज अपनी कश्मीरियत पे नाज है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इसके बाद वो कश्मीरियत जिंदा रहेगी? जहां आप लोगों की धर्म पूछ के उनका मतलब कत्लो गारत करें, तो ये क्लियर कट केस ऑफ रिलीजियस और फैनेटिज्म है, ये जिनोसाइड है, इसके अलावा कुछ नहीं। एज फार एज आपका लोकल जो वहां की पॉलिटिक्स है, मैं ज्यादा नहीं अभी जानना चाहता हूं बिकॉज डिबेट हो जाऊंगा। फारूक अकबर अब्दुल्ला साहब और आगा साहब की बीच की जो आपस की लड़ाई है, ये एक कारण इसके पीछे ये भी हो सकता है। आसिफ मुनीर साहब हैं ही, और किसी को भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान हो या जो कश्मीरी अलगाववादी हैं वो नहीं चाहते
कि कश्मीर खास करके गर्मियों के मौसम में जिस समय सबसे ज्यादा आमद होती है टूरिस्ट की, उस समय शांत रहे। दूसरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इंडिया में है और आज तक ऐसा कोई माहौल और ऐसा कोई घटना नहीं हुई जिस समय कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या इस लेवल का कोई फॉरेन डिग्निटरी इंडिया विजिट कर रहा हो और भारत में कुछ ना कुछ कांड ना हो। इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से वक्फ बिल का विरोध हो रहा है और वक्फ बिल के समर्थन में लोग और विरोध में लोग दोनों तरफ खड़े हैं, मुर्शिदाबाद की घटनाएं हुई हैं और इसको आप माने न माने हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखा जाएगा, तो ये कारण ये भी हो सकता है। हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखा जाएगा, लेकिन जिस टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है वो भी इसी बात का एक जब स्थापना किया था तो इस बात की वकालत करा था कि हम तो कश्मीर को बचाना चाहते हैं, बाई लोगों को यहाँ से आने से रोकना चाहते हैं। 370 के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अब उसने आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। आरती टिक्कू सिंह हमारे साथ हैं जो कि इस पूरे मामले को काफ़ी पैनी नज़र रखती हैं, काफ़ी पहले से रखती हैं। और आरती टिक्कू सिंह, आप क्या कहेंगी, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है और काफ़ी लंबे समय बाद इतना बड़ा आतंकी हमला होना, और समय बहुत सोच समझ कर चुना गया है। लक्ष्मण, देखिए इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी, खासकर जनरल असीम मुनीर जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। पिछले 5 साल से जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने कश्मीर में देखी, उससे घबराहट सिर्फ असीम मुनीर को नहीं होगी, आईएसआई में और जो पाकिस्तान आर्मी में रेडिकल एलिमेंट्स हैं और वो उनकी तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा है। रिलीजियस फैनेटिसिज्म भारत में नहीं है। रिलीजियस फैनेटिसिज्म पाकिस्तान आर्मी का प्रॉब्लम है और पाकिस्तान आर्मी का शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है। असीम मुनीर ने जो चीज़ ये लोग अपने प्राइवेट कॉन्फ्रेंसेस में बोलते थे या स्टूडेंट्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह की शिक्षा दे रहे थे पिछले, जब से ज़ियाउल हक मिलिट्री डिक्टेटर बने पाकिस्तान के, तो वो अभी आसिम मुनीर ने खुलेआम बेशर्मी के साथ पाकिस्तान सिविल सोसाइटी के सामने बात की और वही रट लगाई जो पाकिस्तान आर्मी ज़ियाउल हक के टाइम से लगा रही है, शायद जिन्ना के टाइम से ही लगा रही है। तो दूसरी बात इसमें ये कि ये जो अटैक हुआ है, देखिए 2-3 बातें हैं। ये अटैक प्री प्लान्ड बिल्कुल लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी रिमोट जगह पे जहाँ पे सड़क पूरी तरह से नहीं है, पोनीज है, घोड़े और पोनीज जाते हैं वहाँ पे ये चुना गया है ये लोकेशन और ये टूरिस्ट, और ये बहुत क्लियर है कि हिंदू टूरिस्ट जो है टारगेट किए गए हैं। तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक है, ये कोई रैंडमली अटैक नहीं हुआ है। इसका बिल्कुल क्लियर है, बहुत साफ है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, जो जनरल असीम मुनीर ने जो इंस्टिगेशन पब्लिकली किया और जो हम लगातार पिछले 1-2 साल से जम्मू रीजन में भी देख रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई, हमने अटैक्स भी देखे और जो हम पाकिस्तान आर्मी का रवैया देख रहे हैं, वो सब कुछ जो है कोऑर्डिनेटेड लग रहा है। और जिस तरह से इंस्टिगेशन भी उन्होंने की, तो ये साफ जाहिर है कि ये प्लान किया गया है और उनको ये चुभ रहा है कि पिछले 5 साल में कश्मीर जो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा था, पिछले 5 साल में बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहे थे। आप जगह-जगह अगर देखें तो टूरिस्ट पिछले 5 साल में, कोविड के बाद 5 साल तो नहीं, पिछले 3 साल में जिस तादाद में गए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ नंबर में गए हैं और सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट है कश्मीर के अंदर। तो ये बहुत चुभने वाली बात है। दूसरी बात ये कि कश्मीर के लोगों ने खुद, अगर आप देखें, जिस तरह से बढ़ चढ़कर इलेक्शंस में शामिल हुए, और अगर वाकई कश्मीर को मंजूर नहीं होता 370 और 35A की एब्रोगेशन, तो हम 2019 में ही उस वक्त भी तो पाकिस्तान आर्मी का जो हमने रवैया देखा, वो यूनाइटेड नेशंस गए, जिस तरह से धमकियां दी पाकिस्तान ने, तो उस वक्त भी ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन कश्मीर की आवाम ने ये साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के आतंक के साथ नहीं है। तो जो लोग इसमें शामिल है आतंक में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आतंकवादी नहीं है कश्मीर में, जो कुछ थोड़े बहुत आतंकी है वो हमें मालूम है कि वो बहुत अरसे से
पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जिहाद करना चाहते हैं, वो चल रहा है। लेकिन मेजॉरिटी मैं कहूँगी कश्मीर में आज की डेट में भी अगर आपने वीडियोस देखे, जो निकल के आए वीडियोस, वहाँ पे जो जब अटैक होता है, जो लोकल्स है जिस तरह से वो भी घबराए हुए पैनिक उन्होंने दिखाया और वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। कोई भी अगर ये इस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहता है कि सारा का सारा कश्मीर जो है वो जिहाद पसंद है या वो आतंक के साथ है, तो वो गलत होगा। मुझे लगता है ऐसे बयान देना बहुत ही समझदारी वाले स्टेटमेंट्स नहीं है। तीसरी बात ये कहूंगी कि इसमें सबसे बड़ा सवाल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उस पर भी खड़ा होता है कि इतना प्री प्लान्ड अटैक जो है उसकी खबर इनको कैसे नहीं। अगर हम लगातार पाकिस्तान की धमकियां देख रहे हैं तो हमारी इंटेलिजेंस की कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं पैनलिस्ट के साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि भारत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मिलिटरली पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दे और उनको अपनी जगह दिखा दे ताकि दोबारा से ऐसी हरकत वो ना करे। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो प्रभु दयाल साहब, आपको लगता है कि अगर हम ऐसा करते हैं, कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी के ट्रैप में हम फंस गए? वो तो यही चाहती है ना कि आप ऐसे हमले करेंगे, आपको उकसाएंगे, आप हम पे हमला करेंगे, तो फिर हमारी वक्त ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, मैं पूरी तरह से इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पाकिस्तान की नीयत में और उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि कैसे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए और वो टेररिज्म का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें डिप्लोमेटिक तौर से करना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस कई तरीके के होते हैं। हमें एक ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर लड़ाई होगी तो उसमें हमारा भी नुकसान होगा, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप पाकिस्तान को बेहद नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। और वो ये है कि कहावत है कि माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। पाकिस्तान के अंदर ही उनके बहुत दुश्मन है। अभी बलूचिस्तान का जिक्र हुआ, खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र हुआ, वहां पर इंसर्जेंसी चल रही है। हमें पूरी तरह से इन इंसर्जेंसीज को सहायता देनी चाहिए, हर तरह से माली सहायता दीजिए, अगर किसी तरह से हथियार दे सकते हैं पूरी तरह से इनको आप सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में एक तरह से इंसर्जेंसी फैला रहा है और कह रहा है कि यहाँ फ्रीडम मूवमेंट है और ये तो इंडिया का ही अपना मामला, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी इंसर्जेंसी चल रही है, बहुत बड़ी। आप तो देखते हैं अखबारों में किस तरह से बलूचिस्तान में लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, अफगानिस्तान भी नाराज है। तालिबान सरकार काबुल में जो है वो पाकिस्तान सरकार से नाराज है। इसके अलावा देखिए, मैं जब पाकिस्तान में पोस्टेड था तो सिंध में भी एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट था। वहां पर एक मूवमेंट कहलाता था जीए सिंध और उसके लीडर होते थे मिस्टर जीएम सैयद। और जीएम सैयद का यही रोना था कि जिस तरह से आपने बांग्लादेश की सहायता की, अगर हमारी थोड़ी सहायता करते तो हम अलग हो लेंगे। तो पाकिस्तान में जो ये सब प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये सब पंजाब डोमिनेटेड हुकूमत से नाराज है। हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ वहां पर जो ये ताकतें हैं जो अलग होना चाहती हैं उनको आप सहायता कर लीजिए। वो कहिए हमारा थोड़ी ना मामला है, ये तो पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है, जैसा पाकिस्तान कहता आ रहा है, तो हमको वही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ जो वो एम्बेसडर दयाल, इसमें दरअसल है क्या कि जो अब अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो जो बन रहा है, अब देख रहा हूं कि पर्दे के पीछे वाली बात रही नहीं, उस नज़ाकत के साथ पेश आने वाली डिप्लोमेसी अब रही नहीं। अब ट्रंप की डिप्लोमेसी को देख लीजिए, आपको बिल्कुल खुलकर सामने आना होगा कि इस बार जय की इच्छा कर ही लेना है। तो जो हम लोग बार बार ये कहते थे कि बलूचिस्तान खुद ब खुद आपस में हम में आके मिल जाएगा,
पीओके हमारा है, उसको हम लेकर के रहेंगे, तो ये एक बड़ा बहाना नहीं दे दिया कि हमें अपने इस वादे को, अपने इस बयान को पूरा किया जाए? हमारे साथ हैं राजन कोचर साहब। कोचर साहब, आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, एम्बेसडर दयाल ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो लॉजिकल भी है, बट यहाँ पे हम क्या एक्शन चाह रहे हैं? आप इजराइल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमास के साथ उसने क्या किया, देखिए हमास के ऊपर अटैक हुआ, उसमें पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे, बट वो अटैक हमास के ऊपर। सिमिलरली जो हमने अपने एक्शन, देखिए ये जो इंसर्जेंसी जो है, ये इतना आसान नहीं होता इन इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना, और ये एक लॉन्ग ड्रॉन अफेयर, ये एक टेम्पररी सिचुएशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म आपको एक अपनी स्ट्रेटजी बना के आपको चलनी पड़ेगी। बट जो अभी का जो सिचुएशन है, जो स्ट्राइक आपके ऊपर हुआ है, आप शांत नहीं रह सकते। आप इसको ये नहीं बोल सकते इस टाइम पे कि हम एक डिप्लोमेटिक ऑप्शन, आपके पास डिप्लोमेसी अभी बची नहीं है, और इसीलिए मैं ये इसको मानता हूं कि अगर आपने उसको कॉस्ट अगर पाकिस्तान को देना है, उसको तकलीफ देनी है, तो आपको पाकिस्तान में ये तकलीफ पैदा करनी होगी। इंसर्जेंसी एक आपके पास जरिया है वो पाकिस्तान को तकलीफ देने के लिए, बट वो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, वो एक लॉन्ग टर्म जरिया है। और जो अभी जो है, आपके पास ताकत है, आपके पास वो क्षमता है कि आप पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब अपना दे सकते हैं अभी, और आपको देना चाहिए। देखिए, आपने बालाकोट भी तो किया था, आपने इसको पुलवामा के बाद आपका बालाकोट हुआ था, और फिर आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, वो भी एक जवाब था आपको, जब इसको पाकिस्तान ने आपके आर्मी कैंप पे अटैक किया था। तो इस तौर पे मैं ये मानता हूं हमारे देश में पॉलिटिकल रिजॉल्व है, ये जो गवर्नमेंट है उसके पास क्षमता है एक ऐसी पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड को बुलाया गया है श्रीनगर, बिकॉज अभी एक फैसला होना है, और होम मिनिस्टर ये इसको मीटिंग में एक अपना फैसला लेंगे। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है, राजनीतिक तौर पे हम लोग काफी मजबूत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे समय में हमला किया गया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। हालांकि कोशिश ये थी कि उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाए अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, तो हम उसी का फायदा उठाएं ना, अमेरिका को दिखा दे देखिए हमारे ऊपर हमला किया, हम भी अब किसी हद तक जाने को तैयार हैं, बाद में कोई ये ना कहे कि हमने गलती कर दी। ये एक सही मौका है कि ज्यादा आक्रामक तरीके से हमें यह जवाब देना चाहिए। शुभंकर। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि मिलिट्री ऑप्शन जो है, अगर हम उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, बिकॉज वो हमारे प्रोव्यू से बाहर है, ना तो हमारे पास इनपुट्स है, ना इंफॉर्मेशन है, और ना क्या एक्शन होगा हमें पता है। जब होगा समय के साथ हमें पता चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना है नहीं करना है, एक बहुत पुराने हमारे चाणक्य महाराज होते थे जिन्होंने कहा था साम दाम दंड भेद चारों का इस्तेमाल कीजिए। समय यह है साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना। मेरा एक स्पष्ट मत है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो पाकिस्तान की मंशा है वो तीन। पहली मंशा है जो आपके और पैनलिस्ट ने भी हाईलाइट की कि पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि पाकिस्तान आर्मी का स्टेक पाकिस्तान में पॉलिटिकली बना रहे। अभी पॉलिटिकली पाकिस्तान आर्मी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे खराब स्थिति में, बलूच अटैक हो या जो भी स्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान की अटैक है, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक है, बलूचिस्तान मूवमेंट की तरफ से अटैक है, पाकिस्तानी आर्मी की हालत सबसे खस्ता है। उनको अपने रेलिवेंस की चिंता है, पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये है कि कश्मीर में जिस तरीके से और जिस तेजी से हालत सुधार रहे हैं, उस सुधरते हुए हालातों से पाकिस्तान बिल्कुल खुश नहीं है, और ना ही पाकिस्तान के चमचे जो यहाँ बैठे हुए वो खुश हैं। तीसरा है इससे रिलेटेड कि आप इस चीज को, हमारे यहाँ की एक दुखती रग है, वो है हमारा हिंदू मुस्लिम विवाद, उसको भड़काना। मुझे लगता है कि सरकार को बाकी सारे मुद्दों के अलावा इन तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इस समय इस अटैक की वजह से अगले 2 से 3 महीने टूरिस्ट अगर कश्मीर नहीं जाते हैं,
तो कश्मीर के जो लोकल लोग हैं उनकी माली हालत बहुत खराब होगी, और अगर माली हालत खराब होगी तो आपने एक पुरानी कहावत फिर से मैं दोहराता हूँ, बिन भजन भूखे पेट भजन होई ना गोपाला, और जब भूखे पेट भजन नहीं होगा तो क्या होगा आपको पता है। अगर बेरोजगार युवा बिल्कुल, दरअसल वतन की दरअसल तरफ जब नहीं बढ़ेगा कई तो बार वो ऐसा कहाँ हुआ है कि गर्मी छुट्टियों में कई बार जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिला तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो महीना होता है 1 महीना, हम लोग उसका साल भर से इंतजार कर रहे होते हैं, और इस महीने में जो कमाई होती है उससे कई परिवार ऐसे जो साल साल भर अपने पालन पोषण करते हैं। ऐसे में उससे ठीक पहले इस तरह के हमले का बहुत उल्टा असर पड़ता है। आरती टिक्कू सिंह, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये अभी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है हम लोग को दूसरे दूसरे देशों के साथ, चाहे यूएस के साथ हो, चाइना के साथ हो, तो ये जो ग्लोबल सेटअप है वो हमें कितना इस बात की छूट देता है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकें, और पाकिस्तान पर हम तो दबाव डालें ही डालें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग उसको कर दें। अब देखिए लक्ष्मण, मुझे लगता है कि ये भूल होगी भारत की कि अगर वो चाइना पे डिपेंड करे या ये यूएस पे डिपेंड करे। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अगर आप हमारा इतिहास देखें तो हिस्टोरिकली हमारी मदद किसी ने नहीं की है। हम लोगों ने जब भी उनके साथ जंग की है या जो 35 साल से प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान करता रहा, उसमें भारत जो है अकेले ही लड़ता रहा, और हम लोग मानते हैं कि हमको किसी और का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। ना हमें इंटरवेंशन चाहिए, ना ही हमें किसी का कोई साथ चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया सक्षम है पाकिस्तान को सबक सिखाने में। 1971 में जब बांग्लादेश बनाया गया और इंडिया ने इंटरवेंशन करके पाकिस्तान ने जो जेनोसाइड बांग्लादेश में किया उसको रोका, तो उस वक्त भी अगर आपको याद होगा यूएस हमारे हक में नहीं था, और उस वक्त भी चाइना हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। तो मुझे नहीं लगता ऐसी हमें हमारी एक्सपेक्टेशन या कोई उम्मीद होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा कोई साथ देने आएगा। मुझे लगता है ये हमारा अपना बैटल है, हमारी अपनी जंग है, और ये हमें खुद लड़नी पड़ेगी और अपनी शर्तों पे लड़नी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता है कि हम ऐसी कोई सिचुएशन में हैं कि पाकिस्तान अपने टर्म्स हमें डिक्टेट कर सकता है। लेकिन 2 बातें यहाँ कहना चाहूँगी। बिल्कुल ये सही है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो डेस्परेट है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। पाकिस्तान आर्मी, अगर को याद होगा कि आर्मी बहुत कमज़ोर दिखी हमें तब जब इमरान खान के सपोर्ट में हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे उतार आए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। वो एक ऐतिहासिक क्षण था पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत कम बार पाकिस्तान के इतिहास में सिविलियन लोग जो है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हुए। दूसरी बात ये कि जनरल आसिम मुनीर की अपनी सिचुएशन बहुत खराब है। उन्होंने अफगानिस्तान में जो सेटबैक मिला, बलूचिस्तान में जो सेटबैक मिला, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सेटबैक मिल रहा है, और ओवरऑल जो कंट्री की सिचुएशन इकोनॉमिकली हुई है, उसमें पाकिस्तान के आर्मी का और आर्मी चीफ का की जो कमजोरियां हैं जी। वो साफ दिख रही है, और वो अपने आप को मजबूत करने के लिए वो चाहेंगे कि जंग हो, और उसमें बेशक पाकिस्तान आर्मी पिट ही जाए, लेकिन सारी कंट्री पाकिस्तान की जो है वो उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है, उनको पाकिस्तान आर्मी ना ऐसे बच पाएगी ना वैसे बच पाएगी। उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि कई लोग जो ये कह रहे हैं कि टूरिज्म अभी कश्मीर में है, और बहुत पैसा अगर उनको मिल रहा है टूरिज्म, कई सारे लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि टूरिज्म बंद होगा तो आतंक बंद होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, जब टूरिज्म नहीं भी था, 30 साल कश्मीर में टूरिज्म नहीं था, और हमने इतने बड़े बड़े आतंकी हमले देखे, इतना हमने घमासान वायलेंस देखी, हिंसा देखी, हमने पुलवामा टेरर अटैक भी देखा, तब टूरिज्म नहीं था। तो ये जो इस तरह का एनालिसिस है वो गलत एनालिसिस है। असल में जहां पे ब्लेम जाना चाहिए वो उस तरफ है। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इसकी जड़ है जिहाद और इस्लाम का इस्तेमाल पाकिस्तान आर्मी ने किया है, खुलेआम किया है, और असीम मुनीर अभी भी उसी आइडियोलॉजी, उसी थिंकिंग के, उसी माइंडसेट, उसी विचारधारा के जनरल है, आर्मी जनरल है, और वो
उसको सबक सिखाने के लिए मुझे लगता है कि कई पैनलिस्ट ने इसका इशारा भी किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव। रास्ते ऑप्शन हैं यहाँ पे, बिल्कुल। प्रभु दयाल साहब, ये घटना इतनी बड़ी है कि ऐसी बात तो है नहीं किसी की नज़र यहाँ पे नहीं जाएगी, जेडी वेंस की भी नज़र इस पर जाएगी, तो नज़र जाने के लिए भी घटना किया गया ऐसा ही माना जा रहा है। लेकिन इस घटना को भारत अपने पक्ष में करते हुए कैसे दिखा सकता है कि देखिए ये स्थिति इतनी खराब है कि हमें कोई ना कोई ठोस कदम लेना होगा और आप भी कुछ ऐसा करिए, क्योंकि द्विपक्षीय मामला नहीं है, मामला आतंकवाद का है और भारत हमेशा से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश भी करता रहा है। देखिए, हमने बहुत कोशिश की अलग थलग करने की, लेकिन जैसा एक दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, हर कंट्री ये देखती है कि हमारे हित में क्या है, हमारे इंटरेस्ट में क्या है, हमारे हित में क्या है। पाकिस्तान को इस्तेमाल करती हैं बहुत सी कंट्रीज। अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा, चाइना तो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर ही रहा है। तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, बड़ी भी है लेकिन छोटी भी है। तो वो ऐसी कंट्री है, जो बड़ी कंट्रीज, जो बिग पावर्स उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ हमको जो करना है हमको खुद ही करना है। हम ये ना सोचे कि हमको किसी बड़ी पावर के एम्बेसडर दयाल, ये हमारी अपनी बैठ है। एम्बेसडर दयाल आप ये एम्बेसडर दयाल आप ये कह रहे हैं कि इसमें अगर जरूरत पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि भारत का समर्थन करेगा अमेरिका और पाकिस्तान का विरोध करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, आपकी रीडिंग ये कहती है। बात मान के चलनी है कि इस मुश्किल से हमके खुद ही निपटना है, दूसरों से हमको सहायता मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो हम इतने ताकतवर हैं, इतने काबिल हैं कि इससे हम खुद ही निपट सकते हैं। तो ये एक बेसिक असम्पशन रहना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, कश्मीर में ये नहीं है कि टूरिज्म की वजह से अटैक हुआ, लेकिन पाकिस्तान की आंखों में ये बात चुभ रही है कि कश्मीर में हालात कैसे अच्छे हो रहे हैं, नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लोग खुशहाल हैं। और देखिए, आज ही यूपीएससी के रिजल्ट अनाउंस हुए, उसमें कश्मीर के कई कैंडिडेट्स सक्सेसफुल हुए। तो इस तरह से कश्मीरी अगर मेन स्ट्रीम में मर्ज होना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान को ये बात खल रही है। अब तीसरी बात, जो पाकिस्तान के खिलाफ हम क्या करें? अगर ऑल आउट अटैक करना है तो ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, इसके प्रोज हैं, कॉन्स हैं, वो सरकार को देखना होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि डिप्लोमेटिक ऑप्शन नहीं, बट दूसरा एक कूटनीति से एक संबंधित ऑप्शन होता है कि अगर आपके दुश्मन के दूसरे दुश्मन है, आप उनकी सहायता लीजिए। अब जो ये बलूच फ्रंट है, लिबरेशन फ्रंट, या जो ये खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको आप माली सहायता दीजिए, ये हथियार खुद ही पा लेंगे। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बहुत नाराज है पाकिस्तान से। देखिए, अभी पाकिस्तान ने कितने अफगानियों को वापस भेजना शुरू किया है, और अफगान काबुल में सरकार बहुत नाराज है इस बात से। तो हमको इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि उसके दो पहलू नहीं होते। पाकिस्तान हमारे खिलाफ टेररिज्म कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में खुद कितना टेररिज्म चल रहा है। आप उन फोर्सेस को सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान को वीकेंड कीजिए। अगर पाकिस्तान वीक होता रहेगा तो हमारे लिए अच्छा है, सीधी सीधी बात। तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि माली हालात लेकिन पाकिस्तान के कमजोर हैं, तो आप टेररिस्ट फोर्सेस को वहां पाकिस्तान में सपोर्ट कीजिए और कमजोर होता जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके का आक्रोश लोगों के बीच में है, जाहिर तौर पे लोग चाहेंगे कि आप कोई न कोई ऐसा कड़ा एक्शन लीजिए, कड़ा जवाब दीजिए, ताकि पाकिस्तान को भी एक सख्त मैसेज यहाँ पर जाए। वो कड़ा एक्शन क्या हो सकता है? आप लोगों ने कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक तौर तरीके से हैंडल करने की बात कर रहे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म होता है, वो भी हम लोग काफ़ी कोशिश पहले भी करते रहे हैं, लेकिन बदले हालात में करना। कुछ कहना चाह रहे हैं दयाल साहब? डिप्लोमेटिक ऑप्शन की कौन बात कर रहा है? हमारे तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं। शुरू से सबने ये कहा कि डिप्लोमेटिक ऑप्शन तो पाकिस्तान के साथ है ही नहीं, और ना हमारे उनके साथ ट्रेड है, ना किसी तरह से नॉर्मलाइज्ड रिलेशन है। हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन पाकिस्तान के साथ नहीं, दूसरे देशों के साथ जो उनको, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। दूसरे देशों के साथ हमारी जितने अच्छे रिलेशन हों,
लेकिन पाकिस्तान का जो ये मसला है हमको खुद ही इसे निपटाना होगा। हमें खुद ही ये हैंडल सोचना करना होगा पड़ेगा। कि किस तरह से निपटाएं। देखिए मैं तो बिल्कुल, पाकिस्तान में इस पे सर्व आगे भी कर चुका हूं। पाकिस्तान में वहां हाँ, इसे 3.5 आपसे साल बेहतर मैंने कौन देखा बता कि ये सकता है। दुश्मनी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, और आप इनको कमजोर कीजिए, वही एक हाँ, हाँ। हमारे साथ मेजर जनरल AK श्रीवास साहब भी जुड़ गए हैं, अभी अभी जुड़े हैं हमारे पैनल में। श्रीवास साहब, आपका स्वागत है हमारे शो। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उससे आखिर कैसे निपटा जाए, क्या कुछ हमें सख्त मैसेज देने की ज़रूरत है। हमारे पैनलिस्ट लोगों का कहना था कि मिलिट्री एक्शन करेंगे, वहाँ की मिलिट्री तो चाहती है कि आप हम पे हमला करो, उकसाओ, ताकि हम भी यहाँ मजबूत हो, हम बहुत कमज़ोर पड़े हुए हैं पाकिस्तान में। तो ऐसे में रास्ता क्या होना चाहिए? तो अलग अलग नज़रिया निकल कर आया है हमारे आधे घंटे के डिबेट में। आपका क्या व्यू है इस पर? देखो सच्चाई लक्ष्मण क्या है, इसमें मल्टीप्रोंग स्ट्रेटेजी से कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सच्चाई है कि हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड और काउंटर टेररिज्म ग्रेड काफ़ी हद तक बहुत स्टेबल है। जैसे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड में मतलब कि आतंकवादी की जो अंदर आ रहे हैं वो बहुत कम है, और काउंटर टेररिज्म ग्रेड जो आतंकवादी हैं कश्मीर घाटी के अंदर वो ज़्यादा नहीं है, कोई 35-40 है। मगर प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम है पार, प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। आप सॉल्यूशन यहाँ ढूंढ रहे हो, आप उनको मारोगे फिर वो आ जाएंगे। आपको पता है उनके लॉन्च पैड कहाँ पर है, आपको पता है ट्रेनिंग एरिया कहाँ पर है। जब तक पाकिस्तान की आर्मी को हिट नहीं करेंगे, पाकिस्तान की ISI को हिट नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होने वाली। अब जिस प्रकार से आपने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा के बाद बालाकोट किया, मुझे लगता है उससे भी बड़ा करने का समय आ गया कि जिस प्रकार से हमारी कैजुअलिटी हुई है और निहत्थों को मारा गया। देखो आप, इन्होंने मारा किसको है? कश्मीरियों के पेट पे लात मारी है, क्योंकि सच्चाई है कि रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हो रहा था, 2 करोड़ से ज्यादा लोग चले गए थे, डेवलपमेंट माहौल था, कश्मीरियों को एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, उनकी जो रोजे पेशा मिल रहा था, उनकी एम्प्लॉयमेंट के कारण उनकी घर की हालात अच्छे हो रही थी। मगर इन्होंने ऐसा टाइमिंग और देखें और जगह देखें, पहले टाइमिंग देखते हैं। जब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आए हैं JD वैंस, उस समय इन्होंने हमला किया, एक प्रकार दिखाना चाहते हैं इवन अमेरिका को कि भाई अभी भी मिलिटेंसी है जम्मू और कश्मीर में। और जो सेकंड पॉइंट है, प्लेस देखो, प्लेस उन्होंने पहलगांव किया है। पहलगांव क्यों किया है? कि पहलगांव एक टूरिस्ट स्पॉट है, और पहलगांव जब ये अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी तो यहां से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, जो सदर्न रूट है। 2 रूट हैं अमरनाथ के, एक नॉर्थ में जो नॉर्थ कश्मीर जो बालटाल से जाता है जिसमें 3 दिन लगते हैं, और इसमें 6 दिन लगते हैं। मगर 70% लोग जो हैं वो जाते हैं पहलगांव से। इसका मतलब वहां पर आपने ये स्ट्राइक करके अब क्या होगा कि आप देखो टूरिस्ट बहुत कम हो जाएंगे और लोग डरेंगे, और अब तक जो लोगों को पैसा मिल रहा था, जो कश्मीरियों को फायदा हो रहा था, उनको नुकसान होगा। मगर मैं ये कहता हूं कि ये सब की सब पाकिस्तान की करी धरी है। आप आसिम मुनीर का एक प्रकार से भाषण सुने जो 4 दिन पहले दिया था उन्होंने ओवरसीज कन्वेंशन को। उन्होंने क्या बोला था कि ये किस प्रकार से पाकिस्तान बना था, किस प्रकार से पाकिस्तान और भारत अलग अलग हैं, हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मौलवी बोल रहा हो। तो इसका मतलब यह है, अभी जब आपको पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक देम पे, कॉस्ट लगानी पड़ेगी। और मुझे लगता है अब आप समय आ गया कि आपको सर्जिकल स्ट्राइक भी करना पड़ेगा। किस तरीके के, कैसे, कहां पर, वो मुझे लगता है कि भारत की फौज सोच विचार करेगी, मगर इसका जवाब दिया जाएगा। ये मैं आपको आज बता देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जेदा में है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है होम मिनिस्टर को, तो इसको बहुत सीरियसली लिया गया है। मुझे लगता है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को, इसका जवाब बहुत जोरों से देना पड़ेगा। और मुझे लगता है भारत की जो फौज है वो इसको सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। कब, कैसे, बिल्कुल आपने सही कहा श्रीवास साहब कि ये पाकिस्तान को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस तरीके से सरकार हरकत में आई है, प्रधानमंत्री बाहर थे, सऊदी में थे, वहाँ से बहुत ही सख्त बयान दिया है, और शाम होते होते गृह मंत्री पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर, वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे किसी बड़े जवाब की तैयारी यहाँ पे चल रही है। जैसा कि आपने कहा कि ये जवाब पहले के जवाब से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सख्त होना चाहिए। लेकिन इसमें किंतु परंतु कहाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे शो में। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पुलवामा में आतंकी हमले के, पहलगांव में आतंकी हमले के बाद अब भारत सरकार की रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए। आरती टिक्कू सिंह, मैं आपको यहाँ पे लाऊंगा। जो आपने सुना ब्रेक पे जाने से पहले सिवाज साहब जो कहे, जिस सख्त लहजे में उन्होंने बताया कि सरकार को क्या बड़े कदम उठाने चाहिए, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वाकई इस तरह कदम उठाए जाएंगे, सरकार इसकी तैयारी में है। आपको लगता है कि सरकार ऐसे मौके पे इस तरह कदम उठाने के लिए आगे आएगी, मन बनाएगी, या फिर जैसा कि प्रभु दयाल साहब कह रहे थे दूसरे ऑप्शन है उसको भी तलाशा जाएगा? देखिए, ये तो कह नहीं सकती हूँ कि भारत सरकार क्या करेगी, लेकिन क्या भारत सरकार कैपेबल है और क्या भारत सरकार को करना चाहिए? तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि भारत सरकार को इस वक्त जो हमने लगातार, देखिए अगर आपको याद होगा, जब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस के बाद में बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हुई थी हिंसा जम्मू रीजन में, और उस वक्त भी जो है भारत सरकार चुप रही, कुछ कहा नहीं और नज़रअंदाज किया। और लगातार हम कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए भी बात कर रही हैं। इनफैक्ट हमारे फॉर्मर रॉ चीफ ए.एस. दुल्लत ने तो अभी हाल में ही अपनी नई किताब के लॉन्च पे कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो जिस तरह की विचारधारा है, मुझे लगता है ये अब अपनी करेंसी खो चुकी है कंप्लीटली, क्योंकि हम पिछले लगातार 1-2 सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान जब से वो एफएटीएफ से इनफैक्ट ग्रे लिस्ट से निकला है और जब से उन्होंने उधार का पैसा मिला उनको कई सारे देशों से, और जब से इनफैक्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएस में जब पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उनका जो रवैया पाकिस्तान की तरफ था, नरम रवैया रहा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट पाकिस्तान आर्मी को मिली है। और अब अगर इस वक्त जो कि एक बहुत बड़ा हमला है, लगभग 27 के करीब कैजुअलिटी है और बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि ये प्री प्लान्ड अटैक था और इसकी थ्रेट्स बिल्कुल जो यही है मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आरती, मैं यही आपसे समझना चाह रहा, जब पूरी तरह से प्री प्लान अटैक था, काफ़ी महीनों से घुसपैठिए यहाँ पे आ रहे थे, तो आपको लगता है कि मुख्य धारा में लाने की तमाम कोशिश के बावजूद स्थानीय एक तबका है जहाँ से एक आश्रय मिल रहा है, यहाँ से एक समर्थन मिल रहा है उन आतंकवादियों को, चूँकि बाहर से आके इतने प्री प्लान होकर के इतना बड़ा घटना को अंजाम देना संभव होता नहीं वरना? देखिए लक्ष्मण, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक छोटी सेक्शन जो है कश्मीर में, वो बहुत छोटा तबका है जो पाकिस्तान के साथ आज से नहीं, शुरू से ही रहा है। इनफैक्ट वो 1947 से ही कुछ लोग जो है पाकिस्तान के साथ रहे, और वो अगर आप समझते हैं कि वो एकदम से एक भी जो है व्यक्ति कश्मीर में पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा, तो ये गलतफहमी होगी। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये इसको समझना कि उनकी आबादी जो है वो बहुत मिनिस्क्यूल और इनसिग्निफिकेंट है एज फार एज हम थिंकिंग और आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि आपको 100 आतंकी चाहिए पूरे कश्मीर को तबाह करने के लिए, या 50 आतंकी चाहिए इतना जो हिंसा हुई है उसको करने के लिए। सवाल ये खड़ा होता है कि इंडिया की इतनी बड़ी फौज, इंडिया की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंडिया का इतना सारा पैराफर्नेलिया जो है, अगर वो 100 आतंकियों को खत्म नहीं कर सकता और 50 आतंकियों को वापस उनको मौत नहीं देता, तो वो हमारी इनकॉम्पिटेंस दिखाता है कि हम 100 या 200 आतंकियों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंट्री इस वक्त दुनिया में, आप अमेरिका को लीजिए, आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं हैं, अलकायदा या आईसिस या इस तरह की इस्लामिस्ट जिहादी आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं हैं। वो हर कंट्री में, हमने रशिया में अटैक्स देखे, हमने यूरोप में अटैक्स देखे, हमने यूएस में, इजराइल, सब जगह देखे। लेकिन सवाल ये है कि सितंबर 11 के बाद अमेरिका ने कोई अटैक अपनी जमीन के अंदर करने नहीं दिया। क्या हम लोग
उस तरह की सिचुएशन एनविजन कर सकते हैं कि ये जो 100 आतंकी है या 200 आतंकी है, इनको हम काबू करें और मार सके? सवाल ये है कि पाकिस्तान कंटिन्यूअली लॉन्च पैड्स, टेरर कैंप्स बिल्कुल, ये आपने चलाता आ बहुत रहा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हर कोई भारत के साथ हो, एक भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जो पाकिस्तान के साथ ना हो। लेकिन वो तबका भले ही छोटा हो, शुभांकर मिश्रा जी, लेकिन नतीजा तो बड़ा ही भयानक निकालते हैं। लगभग मैं आतिश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आतिश जी ने बिल्कुल संक्षिप्त सही रखिएगा, कहा समय कम है, हमारे 4 वक्ता और हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में चक्कर ये है कि हमारे यहाँ की जो राजनीतिक मजबूरियां हैं हमारे राजनीतिक दलों की, जो उनको धर्म और जाति से ऊपर सोचने नहीं देती हैं, और शायद कल तक हो सकता है कुछ पत्रकार और कुछ राजनेता मरने वालों की जाति भी पूछना शुरू कर दें। खैर, दैट वाज ऑन द अदर साइड। मैं वापस कश्मीर पे आता हूँ। अगर आज जिस तरीके से अमेरिका ने काम किया था 26/11 के बाद, और जिस तरीके से अगर आज उसी तरीके से हिंदुस्तान में कुछ कश्मीरियों को शक के बिना पे उठाया जाए, पकड़ा जाए और उनको जेल में डाला जाए, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का हंगामा बरपेगा। क्या हम अपने राजनीतिक व्यवस्था में ये होने देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बजाय इसके हमें भुट्टो साहब की जो आइडियोलॉजी थी उसको अडॉप्ट करना चाहिए। सिर्फ उसमें इंडिया की जगह पाकिस्तान कर देना चाहिए कि वी शुड लीड पाकिस्तान बाय 1000 कट्स विदाउट ईटिंग ग्रास। वो तो घास खाने को तैयार थे, हम बिना घास खाए उनको घास खिला के 1000 कट उनको दे। पहला तो ये है। दूसरा है, जाके पैर ना फटी बेवाई से क्या जा रहा है। आपको मैं रोकूंगा शुभांकर, चूंकि समय कम हो रहा है। पास सिवाज साहब जुड़े थे आखिर में। सिवाज साहब, मैं आपसे एक कमेंट ले लूँ चलते चलते कि अलग अलग जो व्यूज़ निकल कर आए हैं कि एक तो ये भी है कि स्थानीय लोगों का कहीं ना कहीं मदद मिलता है, जिसकी वजह से इस तरह के बड़े आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है। लगता है कि सिवाज साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ संपर्क हो पाया नहीं, अभी तक संपर्क हो। हमारे साथ राजन कोचर साहब हैं। राजन कोचर साहब, इस घटना में एक इंटेलिजेंस फेल्योर की बात कही जाती है। ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है। मैं प्रभु दयाल साहब आपके पास आता हूं संक्षिप्त में क्लोजिंग रिमार्क्स को लेकर के कि अभी की स्थिति में आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फेल्योर के पहलू पर भी गौर किया जाएगा इन बैठकों में कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? इसका कोई इंटेलिजेंस हमें मिला नहीं, इंटेलिजेंस मिला तो इसको कई बार सतही तौर पर लोग इग्नोर कर देते हैं, वैसे ही इग्नोर तो नहीं कर दिया गया। जी बिल्कुल, इस बात पे तो गौर किया जाएगा कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन ये बात हो रही थी कि किस तरह से हमको जवाब देना चाहिए। कई रास्ते दिखाए गए। एक तो कहा गया कि हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। अब इस पे तो भारत सरकार को गौर करना होगा, लेकिन मेरे विचार में हमको पाकिस्तान को हर तरह से कमजोर करना होगा। और जो मैंने कहा था कि वहां पर इतनी इंसर्जेंसीज हैं, आप उनकी सहायता कीजिए, वो खुद ही पाकिस्तान को निपटा देंगे और हमारा ये मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान को कमजोर करना हमारे हित में है, क्योंकि नहीं तो वो हर तरह से जो भी शक्ति उसके पास हमारे खिलाफ यूज करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक ही उपाय है कि जो लॉन्चिंग पैड है उसी को ख़त्म किया जाए। हम लोग लक्षण को ना करें, जो बीमारी की जड़ है उसको निपटाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलग अलग रणनीति हो सकते हैं। तात्कालिक रिएक्शन भले ही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा से ना करे। चलिए, इसी के साथ आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।